तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो फिर से तबीस खैर का वर्क हाउ टू फाइट इस्लामिक टेरर फ्रॉम द मिशनरी पोजीशन का पार्ट 2 हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके और आप देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो जो इसमें तीसरा इसका चैप्टर है उसका नाम है रेट्रोस्पेक्टिव मिस्ट्रीज। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर का नाम है और तीसरा जो चैप्टर है उसको हम लोग आज डील करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें रवि, तबीस खैर और करीम जो है वो तीनों लोग दोस्त हैं। अब दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे ये बताया कि दरअसल इस बुक का जो नरेटर है वो अननोन है। वो रवि, तबीस और करीम नहीं है बल्कि एक अननोन नरेटर है। तो मैंने सोचा कि इसको बता दूं क्योंकि मैंने ये पूरा बुक कंप्लीटली पढ़ा नहीं है। मैं पहले एक पार्ट को पढ़ता हूं, फिर डिस्कस करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। तो मुझे तो ऐसा मिला नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाले चैप्टर में हमें ये मिल जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पहला वीडियो में हमने देखा था कि जो करीम भाई थे वो 2-3 दिन तक घर पे वापस आए नहीं हुए थे। तो जब ये जो पार्ट है यानी कि तीसरा पार्ट है रेट्रोस्पेक्टिव मिस्ट्री शुरू होता है, तो उसमें एक सबसे जो सीन है, पहला जो सीन है उसमें तबीस तबीस जो राइटर हैं वो वापस अपने घर पे आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि रवि एक लड़की के साथ अपने रूम में और वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो तबीस उन दोनों लोग को बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने रूम में चले जाते हैं। जब रवि का प्यार खत्म होता है तो वो वापस तबीस के पास आते हैं और बोलता है कि यार ऐसा है कि पिज़्ज़ा तुम ऑर्डर कर दो। तो तबीस जो है वो पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर देते हैं। अब तबीस जो है वो रवि से ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि करीम भाई कहाँ पे है। तो रवि बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे लगा कि शायद करीम भाई ने आपको बताया होगा कि वो कहाँ पर है। तो तबीस बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है। और इन दोनों ये जब बात इन दोनों के बीच होती है तो ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अरे यार ऐसा क्या हो गया कि करीम भाई जो है वो 2 दिन से घर पे वापस नहीं आए। तो तबीस बोलते हैं कि क्या हमें उनको फ़ोन करना चाहिए? तो रवि बोलता है नहीं यार, छोड़ देते हैं, हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो, इसके कारण वो हम लोग से नहीं मिल पा रहे हो या हम लोग के टच में नहीं आ पा रहे हो। तो तबीस को भी ये बात लगता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। अब 1-2 दिन बाद जब करीम वापस घर पे आते हैं तो ये दोनों लोग उनसे पूछना तो चाहते हैं कि करीम भाई आप कहाँ पे थे, लेकिन वो पूछते नहीं है। उनको लगता है कि हो सकता है कुछ प्राइवेट इनका अपना बात होगा, इसके कारण वो इनसे पूछते नहीं है। अब दोस्तों कहानी कुछ और आगे बढ़ती है और क्या होता है कि रवि जो है वो एक अमीर बाप का लड़का है, यानी उसके पिता जो है वो बहुत बड़े सर्जन थे, डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि रवि जो है वो भी एक डॉक्टर बने। लेकिन रवि का इसमें मन नहीं लगा और उसने ये चीज़ छोड़कर वो इंग्लिश लिटरेचर में अपना करियर बनाने डेनमार्क आ गया। तो दोस्तों जो रवि है उस दिन काफ़ी ड्रंक था और वो करीम से पूछता है कि करीम भाई आप बताओ कि आप लड़की के बारे में क्या सोचते हो। तो करीम भाई ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्राइवेट चीज़ है जो हमें खुद तक रखनी चाहिए। और ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये बात पार्टीशन पर आ जाती है। यानी कि रवि जो है वो इंडिया से था और करीम जो है वो पाकिस्तान से थे। तो पार्टीशन की बात आ जाती है और करीम ये बताता है कि ये पार्टीशन ने हम लोग के देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हम दोनों साथ में ही अच्छे थे, यानी कि इंडिया पाकिस्तान जब एक साथ था तो ही अच्छा था। तो इन पॉलिटिक्स ने जो लोग पॉलिटिक्स के जो नेता लोग थे उन्होंने हमारे देश को बांटकर हम दोनों लोग को दुश्मन बना दिया। और इसी तरीके से दोस्तों नॉर्मल बात होता है और फिर कहानी जो है वो थोड़े और आगे बढ़ती है। अब तबीस जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं और जब उनका छुट्टी होता है तभी एक रवि का मैसेज आता है कि मैं एक पब में हूँ, आप मुझे आकर शाम को 4 बजे मिल जाओ। तो तबीस वापस रवि के पास चले जाते हैं पब में। तो रवि जो है काफ़ी अपसेट होता है और बोलता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है। अब दोस्तों एक चीज़ जानने वाली बात है कि रवि का जो है वो लगभग 70-75 यानी कि 70 और 75 के आसपास उसका अफेयर मतलब बना है, यानी कि शुरू से लेकर और अभी तक 70 और 75 के आसपास उसका अफेयर हुआ है। तो और अभी फिलहाल में वो एक साथ 3 लड़की के साथ अफेयर में है रवि। तो बोलता है कि यार मेरी एक लड़की से जो है मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तो तभी जो है वो ये बोलते हैं कि तो तुम एक काम करो, तुम एक समय में एक ही लड़की के साथ रहोगे, तुम्हें इतना तकलीफ ना झेलना पड़े। और रवि जो है इस बात का मजाक में उसको उड़ा देता है। अब दोस्तों कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो एक अजीब चीज तबीस ऑब्जर्व करता है कि करीम के घर में
यानी कि करीम के फ़ोन पर दो तरीके के फ़ोन आते हैं। एक तो एक नॉर्मल फ़ोन आता है और एक जो है एक अजीब फ़ोन आता है कि जैसे ही तबीस या रवि उस फ़ोन को उठाते थे तो फ़ोन अपने आप सामने वाला पर्सन उसको रख देता था, वो कुछ बात ही नहीं करता था। और ये जो बात है वो तबीस को और तब ज़्यादा खटकी जब एक प्राइवेट नंबर से करीम को फ़ोन आता है और करीम जो है वो गुस्सा कर बोलता है कि क्या तुम मेरे फ़ोन पे नहीं कॉल कर सकते हो? क्या तुम मेरे मोबाइल पे कॉल नहीं कर सकते हो? तुम बार-बार टेलीफ़ोन पे क्यों कॉल करते हो? और ये बात तबीस को बहुत ज़्यादा खटकती है कि आखिर ऐसा कौन-सा चीज़ है जो करीम भाई हमसे छिपा रहे हैं। तब वो रवि से बात करता है कि क्या ऐसा है क्या कि करीम भाई टेररिस्ट हैं और वो अलकायदा से जुड़े हुए हैं? रवि बोलता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा क्योंकि वो तो बहुत हँसमुख आदमी है, बहुत ही नॉर्मल आदमी है। इस पर तबीस ये बोलते हैं कि यार बात ऐसा है कि कभी ऑब्जर्व करो तुम, 2 प्रकार के फ़ोन आते हैं, करीम भाई जो हैं वो 2 दिन 3 दिन तक गायब रहते हैं, उनको किसी और से कोई मतलब नहीं रहता है। तो रवि बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ये सब फालतू की बातें मत सोचो। ठीक है भाई। लेकिन तबीस जो है वो ये बात मानते नहीं है और वो जाकर ये बात पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए ऐसा-ऐसा चीज़ जो मेरे घर पे चल रहा है, तो पुलिस बोलता है ठीक है हम इसकी छानबीन कर लेंगे। अब दोस्तों कहानी जब थोड़ी और आगे बढ़ती है, तो अचानक होता क्या है कि एक दिन घंटी बजती है उस रूम की और उस रूम में एक औरत आती है और दोस्तों उस औरत का नाम होता है अजसा। तो अजसा जब उस घर में आती है तो तबीस को ये लगता है कि ये शायद रवि की गर्लफ्रेंड होगी। तो तबीस पूछते हैं कि हाँ जी बताइए आपको किससे काम है? तो जो अजसा होती है वो ये बोलती है कि मुझे करीम भाई से काम है। तो किससे काम है? करीम भाई से। और ये बात सुनकर तबीस जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे यार! करीम भाई का तो कभी मैंने अफ़ेयर किसी के साथ सुना नहीं है और ये कौन-सी लड़की है जो करीम भाई से मिलने आई है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला बात ये था कि ये उनको भाई बोल रही है। तो अगर भाई बोल रही है तो ये उनका पर्सनल मैटर तो नहीं हो सकता, यानी कि कोई अफ़ेयर वाली बात तो नहीं हो सकती। तब तबीस जो है वो अजसा से ये बोल देंगे ठीक है आप मेरे घर पे आ जाइए, आप घर के अंदर आ जाइए। और अजसा जो है वो घर के अंदर आ जाती है। तब तबीस जो है वो ये पूछते हैं कि क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे, यानी कि कॉफ़ी, चाय? तो अजसा जो है बोल दी कि हाँ, आप मुझे चाय पिला दीजिए। तो चाय पिलाते-पिलाते या कॉफ़ी पिलाते-पिलाते, आई एम सॉरी, कॉफ़ी एक्चुअली वो डिमांड करती है। तो कॉफ़ी पिलाते-पिलाते तबीस जो है वो अजसा को रवि से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अजसा जो है वो इस पे सरप्राइज़ नहीं होती है। वो आराम से हेलो हाय करती है और बोलती है कि हाँ, मैं आप लोगों को जानती हूँ कि करीम भाई ने इस बारे में बताया था। तब तबीस को और रवि को ये रियलाइज़ होता है कि अजसा जो है एक बोस्नानियन वुमन है और इससे ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है। फ़िलहाल तक इन लोग को ये लगता है। और जो अजसा है उसके हस्बैंड का नाम है इब्राहिम। तो दोस्तों यहीं पर जो हमारा ये तीसरा चैप्टर है रेट्रोस्पेक्टिव मिस्ट्रीज, वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। क्या ये अज़ा जो है वो खतरनाक वुमेन है या इब्राहिम जो है वो उसका सच में हस्बैंड है या नहीं है। तो ये जब हम लोग अगला पार्ट देखेंगे उसमें हमको समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।